नमस्कार, मैं सीता शर्मा एस ट्यूटर से आपको पढ़ाऊंगी कल्चर एंड हिस्ट्री। देखिए, अभी मैं बात कर रही हूँ बिजौलिया किसान आंदोलन की। देखते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन में क्या है और क्यों हुआ, किस कारण से बिजौलिया आंदोलन किया गया। आइए देखते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में। ये है बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। बिजौलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। तो देखिए इसके क्या कारण रहे जो किसानों ने इस आंदोलन को किया। देखिए, अपन बात कर रहे हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की। बिजौलिया किसान आंदोलन क्या है? तो बिजौलिया किसान आंदोलन मेवाड़ का एक क्षेत्र है, ऊपर माल का पठार है। देखिए ये मेवाड़ है, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में ये मेवाड़ क्षेत्र है और मेवाड़ का ये ऊपरी भाग है, ये है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार कहां से कहां तक है? ऊपर माल का पठार है भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ तक। ये यहाँ है भीलवाड़ा और इधर है चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ तक, चित्तौड़गढ़ के बीच का जो उठा हुआ भाग है वो है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का जो पठार है उसको, इसका प्राचीन नाम है उत्तमाद्री। क्या है प्राचीन नाम? उत्तमाद्री। देखिए, अपन बात कर रहे हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की। बिजौलिया किसान आंदोलन कहाँ हुआ? तो बिजौलिया किसान आंदोलन ये अपना राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्र है मेवाड़। मेवाड़ के जो ऊपरी भाग है ये ऊपर माल का पठार है। ऊपर माल के पठार की भी अपन बात करें तो देखिए यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जब अपन ऊपर माल के सारे क्षेत्रों की अपन बात कर रहे हैं तो इसके पूर्व में है, तो वहां उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में है बूंदी और कोटा। बूंदी और कोटा। जब यहाँ बूंदी और कोटा है, देखिए आप, उत्तर पूर्व की अपन बात कर रहे हैं तो बिजौलिया किसान आंदोलन के पूर्व और उत्तर में है बूंदी और कोटा। और पूर्व और दक्षिण की अपन बात करें तो यहाँ है ग्वालियर, ग्वालियर क्षेत्र है। और इधर का जो क्षेत्र है, ऊपर माल की साइड का जो क्षेत्र है, ये खालसा घोषित है। कैसा घोषित है? खालसा। खालसा किसे कहते हैं? खालसा जिस पर अधिकार शासक का हो तो वो क्षेत्र होती है खालसा भूमि। तो देखिए, ऊपर माल का जो क्षेत्र है इसके पूर्व में या उत्तर पूर्व में है कोटा और बूंदी, पूर्व और दक्षिण में है ग्वालियर। इधर का जो क्षेत्र है वो खालसा क्षेत्र है। अपन बात कर रहे हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं कि बिजौलिया कहाँ है। तो देखिए, बिजौलिया तो आपको पता चल गया कहाँ है। अब अपन ये भी बता देते हैं कि किसके पास है। तो राणा सांगा के टाइम पे खानवा का युद्ध हुआ था। देखिए, राणा सांगा के टाइम पे खानवा का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। खानवा का युद्ध किस किस में हुआ था? सांगा वर्सेस बाबर। सांगा वर्सेस बाबर।
किस किस में हुआ था? सांगा वर्सेस बाबर। जब सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था रूपवास तहसील भरतपुर। रूपवास तहसील भरतपुर में जब इनका युद्ध हुआ था, तो इन्होंने सांगा ने एक प्रथा चलाई थी। उस प्रथा का नाम था पाती परवन की प्रथा। पाती परवन की प्रथा में क्या होता है कि सभी जो शासक होते हैं, उन सभी शासकों को एकत्रित किया और इनसे कहा कि आप मेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो जब ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पाती परवन प्रथा होती है, तो उसी के तहत अशोक परमार हैं, ये जगनेर भरतपुर के हैं। अशोक परमार आए इनके साथ, और अशोक परमार है जगनेर भरतपुर के। जगनेर भरतपुर के। जब अशोक परमार जगनेर भरतपुर के हैं, तो देखिए सांगा तो मेवाड़ से जाते हैं। जब सांगा मेवाड़ से जा रहे हैं और यहाँ ये पहुंच रहे हैं भरतपुर, तो देखिए ये मेवाड़ यहाँ है और भरतपुर अपना इधर है। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो जो भरतपुर का इंसान है उसको ज्यादा नॉलेज होगी। तो अशोक परमार जी राणा सांगा की तहे दिल से सेवा करते हैं। उनकी जिस प्रकार से जैसे जैसे जहां जहां इनको जरूरत होती है, वहां वहां ये इनकी मदद करते हैं। तो राणा सांगा इनकी मदद से खुश होते हैं, और खुश होने के बाद युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन युद्ध के बाद ये अशोक परमार जी को राणा सांगा मेवाड़ बुलाते हैं, और मेवाड़ बुलाकर इनको उपहार स्वरूप बिजौलिया भेंट करते हैं। उपहार स्वरूप इनको ये क्षेत्र भेंट करते हैं उपहार में। कौन सा वाला? बिजौलिया वाला। तब से ही ये उपरमाल का क्षेत्र कौन संभाल रहा है? अशोक परमार या उनके वंशज। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं उपरमाल क्षेत्र की। ये यहाँ बिजौलिया क्षेत्र है, उपरमाल का पठार है। इसका प्राचीन नाम उत्तमाद्री है। इसके पूर्व में ग्वालियर है और उत्तर पूर्व में ग्वालियर है। पूर्व दक्षिण में पूर्व दक्षिण में ग्वालियर है और उत्तर पूर्व में बूंदी और कोटा है। जब बूंदी और कोटा उत्तर पूर्व में है, इधर खालसा क्षेत्र है। जब यहाँ से लोग पलायन करेंगे तो ग्वालियर की तरफ जाएंगे या फिर बूंदी और कोटा की तरफ जाएंगे। तो देखें आप, जब यहाँ राणा सांगा वर्सेस बाबर हो जाता है, तो अपन बात कर रहे हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की। तो बिजौलिया किसान आंदोलन की अपन बात कर लेते हैं, तो इसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। अपन बात कर रहे हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की। तो बिजौलिया के बारे में देखिए आप, बिजौलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे? कोई तो कारण होगा इसका आंदोलन करने का। तो बिजौलिया किसान आंदोलन की अपन बात कर रहे हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन इस वक्त, अब देखिए कब से कब तक हुआ बिजौलिया किसान आंदोलन, कब से कब तक हुआ? तो बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 से 1941 तक। कब से कब तक हुआ था? 1897 से 1941 तक, या फिर अपन ये कहें 1897 से 1941 तक चलने वाला आंदोलन ये लगभग 44 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? लगभग 44 वर्षों तक चला। अब हम बात कर रहे हैं बिजौलिया की। बिजौलिया का प्राचीन नाम क्या है? बिजौलिया का प्राचीन नाम है, किसका प्राचीन नाम है? बिजौलिया का। बिजौलिया का प्राचीन नाम है विजयावल्ली। विजयावल्ली। इसके प्राचीन नाम की जो हमको जानकारी मिलती है, वो हमको मिलती है बिजौलिया शिलालेख से। किससे मिलती है? बिजौलिया शिलालेख से।
किसकी जानकारी मिलती है हमें? विजयावल्ली की। किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आया? अब अपन बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन था? किसका जनक? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। नोट डाल लीजिए आप यहाँ। नोट डालकर अगर अपन ये कहें कि भारत में, देश में, यहाँ अपन नोट डाल लेते हैं, देश में किसान आंदोलन का जनक, देश में जो किसान आंदोलन का जनक है वो है किसान आंदोलन के जनक। आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। देखिए, बिजोलिया के किसान आंदोलन की कोई जनक की बात करें तो साधु सीताराम दास है, और देश में किसान आंदोलन की जनक की बात की जाए तो ये है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, क्योंकि इन्होंने ही बिजोलिया किसान आंदोलन को भी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई थी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? विजय सिंह पथिक की। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो देखिए, यहाँ के ठिकानेदार को, या फिर अपन बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र के ठिकानेदार को क्या कहते हैं? ठिकानेदार कह लीजिए, सामंत कह लीजिए, इसको कहते हैं उमराव रावजी। उमराव रावजी। यहाँ पर्टिकुलर का नाम है, मेवाड़ में ठिकानेदार को कहते हैं उमराव रावजी। जब इनको उमराव रावजी कहते हैं, देखिए अपन ने बात की 1897 से 1941 तक की प्राचीन नाम है, विजयावल्ली जनक है। अब अपन बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में जब हो रहा है, इससे पहले 1894 में यहाँ जो ठिकानेदार हैं वो हैं गोविंद दास। कौन है? गोविंद दास। जब यह गोविंद दास ठिकानेदार है तो ये कब है? 94 में, और 94 तक ये है तो इनकी 94 में मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 94 में। जब इनकी यहाँ मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र, किसका? गोविंद दास का, कृष्णदास। नाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिता के नाम के अनुसार इनका नाम कृष्णदास है, लेकिन इनको कृष्ण सिंह के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोविंद दास का ही पुत्र है कृष्णदास, और कृष्णदास को ही कृष्ण सिंह के नाम से जाना जाता है। अपन बात कर रहे हैं कृष्णदास की या कृष्ण सिंह की। तो जब 1894 में जब ये यहाँ का पूरा वर्चस्व अपने हाथ में ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ एक जाति है, सबसे ज्यादा जो जाति है, कई इतिहासकारों के अनुसार 12,000, कई इतिहासकारों के अनुसार 15,000, जो भी है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो जाति है वो धाकड़ जाति है। और जो आंदोलन करेगी वो कौन करेगी? धाकड़ जाति। तो आंदोलन कौन सी जाति के द्वारा किया गया है? धाकड़ जाति द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? धाकड़ जाति द्वारा। और देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन जो बिजोलिया क्षेत्र है, वो बिजोलिया क्षेत्र कौन सी श्रेणी में आता है? तो श्रेणी की बात कर रहे हैं तो ये आता है ए श्रेणी में। यहाँ जो 56 गांव है, 96 गांव है, जिनमें से 16 गांव ऐसे हैं जो ए श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आता है? ए श्रेणी में। इसमें 3 श्रेणियां हैं, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। ए श्रेणी में ज्यादातर जो आते हैं वो जो शासक है उसके रिश्तेदार, उसके जानकार, या उसके अपने जो लोग होते हैं, या वो क्षेत्र है अत्यधिक उपज रखता है, वो क्षेत्र आता है ए श्रेणी में। तो इस वक्त जो बिजोलिया क्षेत्र है वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है? ए श्रेणी में। तो देखिए 1894 में ये सत्ता किसके हाथ में चली जाती है? कृष्ण सिंह के या कृष्ण दास के। जब कृष्ण सिंह या कृष्ण
कृष्णदास के हाथ में ये सत्ता है। किसके हाथ में है ये सत्ता? कृष्ण सिंह या कृष्णदास के में। तो देखिए आप जब कृष्ण सिंह जब इस सत्ता को संभालते हैं तो ये कर लेते हैं 84 प्रकार के कर लेते हैं, या अपन कह सकते हैं 84 प्रकार की लागवाग या कर। इनका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं 84 प्रकार की लागवाग की या 84 प्रकार के करों की। इनका आप फोटो ले लीजिए, देख लीजिए। 1897 में बिजौलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 1941 तक चला है। देखते हैं अपन बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में। ले लिया। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की, लेकिन अब अपन बात करते हैं कृष्णदास की, या फिर कहें तो कृष्ण सिंह की। कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार की लागवाग लगाई है, 84 प्रकार के कर लगाए हैं। लागवागों की बात करें, इन्होंने देखिए नूता कर, कंदोई कर, चूड़ा कर, सामंत कर और दरी कर और खिचड़ी लाग, है ना, खरगड़ी लाग, काफी सारी लागे हैं। उनकी चर्चा मैंने अगले वीडियो में की है, आप देख लीजिएगा। तो अपन बात कर रहे हैं कृष्ण सिंह की या कृष्णदास की। ऐसी लागे लगाई हैं जिनका प्रजा का राजा से कोई मतलब नहीं है। कैसी लागे लगाई है? अरे भाई ये चूड़ा पहन रही है यहाँ की सामंत की रानियां या शासक की रानियां या राणा की रानियां, तो इससे किसान को क्या मतलब है? तुम भोज करा रहे हो या मकान का निर्माण करा रहे हो, इससे किसान का कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये सारी लागे कौन बहन कर रहा है? किसान। तो किसान इससे परेशान हो गए। जब किसान इन लागों से परेशान होंगे तो उनमें असहयोग की भावना आएगी, और असहयोग की भावना आएगी तो आंदोलन होना तो संभव है। तो देखिए ये इस आंदोलन की अपन बात करें तो सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, असहयोगता से चलने वाला आंदोलन है। अपन इसको असहयोग आंदोलन भी बोल सकते हैं। असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन। अपन बात कर रहे हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की, बिजौलिया किसान आंदोलन के नामों की। तो इन्हीं को बोल सकते हैं अपन असहयोग आंदोलन, इन्हीं को बोल सकते हैं अपन अहिंसात्मक आंदोलन। इसमें किसी भी इतना लंबा चलने के बाद भी इसमें किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं हुई। तो ये हो गया अहिंसात्मक आंदोलन, सबसे लंबा यानी 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन। तो अपन बात कर रहे हैं कृष्णदास 1894 में यहाँ आ जाते हैं। तो लोग या फिर अपन बात करें धाकड़ जाति के, विशेषतः धाकड़ जाति के किसान इनसे परेशान है। तो एक व्यक्ति की मृत्यु होती है 1897 में। किसकी मृत्यु होती है? गंगाराम धाकड़ की। गंगाराम धाकड़ की जब मृत्यु यहाँ हो जाती है, कई इतिहासकार या कई लोग इनको बताते हैं कि गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हुई है। अपने को इनकी मृत्यु से कोई काम नहीं है। मेन बात ये है कि गंगाराम धाकड़ की यहाँ मृत्यु होती है, और जब यहाँ मृत्यु होती है तो मृत्यु भोज होता है। और ये रहने वाले हैं गिरधारीपुरा गांव के। कहाँ के हैं? गिरधारीपुरा गांव के। आपको याद करने के लिए ये है कि गिरधारीपुरा गांव में एक मीटिंग होती है। गिरधारीपुरा गांव में मीटिंग होती है। जब गिरधारीपुरा गांव में धाकड़ जाति के लोग आते हैं, धाकड़ समाज के लोग आते हैं, तो मिलकर मीटिंग करते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए इतनी सारी लाग बागें हमारे ऊपर, 84 प्रकार की लाग बागें लगा रखी है, इनका हमारा राजा से कोई संबंध नहीं है। इतनी लागों को हम देने में सक्षम नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है? यहाँ बोल रहे हैं, बोलने वाले हैं नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। कौन बोल रहा है? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। अब देखिए इस तरीके से बातें तो वहाँ कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन देखिए वहाँ जाएगा कौन शासक से बात करने के लिए? अब ये बोल रहे हैं कि अरे भाइयों, हो
सकता है हमारा सामंत खराब हो, हमारे इस वक्त राणा फतेह सिंह है मेवाड़ में, तो शायद वो हमारी कोई मदद करे। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि शायद राणा हमारी मदद करे। तो ये राणा के पास जाते हैं, लेकिन जाएगा कौन राणा के पास? राणा अच्छा है बुरा है इस बात का पता कैसे लगे? तो सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। तो वहां के जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं भाई थे ही जाओ ने, थे क्यों कौन जाओ। तो जब नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को भेजा जाता है राणा फतेह सिंह के पास कि आप फतेह सिंह से जाइए और उनसे कहिए कि इतने सारे कर देने में हम सक्षम नहीं है, क्योंकि इतने सारे जब हम कर देंगे तो खाएंगे क्या? हमारे भी तो खर्चे हैं। अगर राजा की रानी चूड़ा पहन रही है तो हमारी भी तो रानी चूड़े पहनेगी। अगर राजा के यहाँ महल बन रहे हैं तो हमारे यहाँ भी तो महल बनेंगे। तो देखिए जाना किसको है? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। तो नानजी पटेल कहाँ के हैं? नानजी सालजी मैंने आपको बताया था। तो ये नानजी पटेल है वेरीसाल गांव के। कहाँ के हैं? वेरीसाल गांव के। और ठाकरे पटेल के बारे में भी मैंने आपको बताया है, ये है गोपाल निवास गांव के। गोपाल निवास गांव के। तो ये दोनों जाते हैं। इस वक्त मेवाड़ के राणा है राणा फतेह सिंह। तो राणा फतेह सिंह से मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं ये? राणा फतेह सिंह से। फतेह सिंह, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी में फतेह सिंह चारण है, वो किसान है, और एक फतेह सिंह राणा है। तो अपन बात कर रहे हैं फतेह सिंह राणा से। तो राणा से मिलने के लिए अपन यूं ही थोड़ी चले जाएंगे। अगर अपन को एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री से जाके मिलना है तो क्या अपन ऐसे कहेंगे, दरवाजा नॉक करेंगे कि मुख्यमंत्री साहब हम आपसे आगे आपसे मिलके दो बात करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी इनसे नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार इस वक्त राणा फतेह सिंह से आराम से मिलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यहाँ बहुत प्रयास करेंगे। 5 से 7 महीने लगते हैं इनको। जी मेवाड़ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और मिलना चाहते हैं राणा फतेह सिंह से, लेकिन ये प्रकार ये जैसे तैसे यहाँ पहुंच जाते हैं। किसके पास? राणा फतेह सिंह के पास। जब ये राणा फतेह सिंह के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हमारा सामंत से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है आपकी इतनी प्रशंसा सुनी है हमने। आप देखिए अपन ये राणा फतेह सिंह से मिलते हैं। जब राणा फतेह सिंह से जब ये मिल रहे हैं तो फतेह सिंह के सामने अपनी समस्याएं सुनाते हैं। जब ये अपनी समस्याएं सुना रहे हैं कि आप तो राणा हो, यहाँ इतने प्रकार के लोगों के ऊपर उपकार किए जाते हैं, तो राणा फतेह सिंह इनकी बात सुनते हैं और एक जांच आयोग भेजते हैं हामिद हुसैन। किसको भेजते हैं? हामिद हुसैन को, कि भाई आप जाइए और ये जो तो भाई कह रहे हैं क्या ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इसका पता लगाइए। किसको भेजा? हामिद हुसैन आयोग। हामिद हुसैन आयोग को इन्होंने भेजा। किसने? राणा फतेह सिंह ने। जब हामिद हुसैन यहाँ जाते हैं तो पता करके बताते हैं कि जो जो नानजी पटेल ने कहा, जो जो ठाकरे पटेल ने कहा वो सब सही है। जब ये सब सही है तो अब इनको कुछ करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से समझौता कर लिया है। अब तो इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर है अंग्रेज। इनके ऊपर अंग्रेज शासक है, पॉलिटिकल एजेंट है, अंग्रेज अधिकारी है। तो अब राणा फतेह सिंह कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये कृष्ण सिंह को अपने यहाँ बुलाते हैं, या फिर अपन कहें कृष्णदास। ये कृष्णदास या कृष्ण सिंह को अपने पास बुलाते हैं और इनसे कहते हैं, देखिए वैसे अधिक इतिहासकार तो ये कहते हैं कि इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग इनको बुलाया जाता है कृष्ण सिंह को, और नॉर्मल तरीके से मतलब पोलाइटली तरीके से फतेह सिंह कहते हैं, कह रहे भाई इतना कर, जो फिजूल का कर है उसको हटा दीजिए। क्या कहते हैं? जो फिजूल का कर है उसको हटा दीजिए। किसने कहा? फिजूल का कर है इसको हटा दीजिए, फिजूल कर को हटा दीजिए। किसने कहा था? राणा फतेह सिंह ने। किससे कहा था?
कहा था कृष्ण सिंह से, लेकिन देखिए शब्दों पर जाइए, हटा दीजिए रिक्वेस्टली। राणा अगर चाहता तो इसको ऑर्डरली मना भी कर सकता था, लेकिन इन्होंने इसको रिक्वेस्टली कहा, तो कृष्ण सिंह ने इसको हंसी में ही टाल दिया। लेकिन इस वक्त कृष्ण सिंह के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चुके हैं, और कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हैं, तो कृष्ण सिंह 1903 में चौवरी कर लगा दिया इन्होंने। कौन सा कर लगा दिया? चौवरी कर। जब इन्होंने चौवरी कर लगाया तो चौवरी कर क्या होता है, क्या है चौवरी कर? चौवरी कर है जब किसी मेवाड़ में, या जब मेवाड़ के किसी शासक, मेवाड़ के किसी किसान की पुत्री का विवाह किसी किसान की पुत्री का विवाह करने के लिए क्या है, जब मेवाड़ के किसी किसान को पुत्री का विवाह करने के लिए, यहाँ को है किसी पुत्री का विवाह करने के लिए 5 रुपए का कर सामंत को दिया जाएगा, या ठिकानेदार को दिया जाएगा, या उमराव राव जी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सामंत को, ठिकानेदार को, या उमराव राव जी को। अब देखिए इन्होंने जिस तरीके से 84 प्रकार के कर लगा रखे हैं, इनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, तो ये 5 रुपए कहाँ से दें? तो इसलिए इन्होंने 1905 तक पुत्री विवाह नहीं किए। देखिए 1905 तक बिजौलिया में कोई विवाह नहीं। जब बिजौलिया में कोई विवाह नहीं है 1905 तक, तो ये जाते हैं किसके पास? कृष्ण सिंह के पास। कृष्ण सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए उमराव राव जी या फिर सामंत जी या ठिकानेदार जी, आप जो भी हैं, ऐसे बोलते हैं कि हमने देखिए 2 साल से अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया। अब बताइए आप हम अपनी पुत्रियों का विवाह करें या नहीं करें? तो सामंत ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया? तो इन्होंने कहा कि मैंने पुत्रियों का, हम किसानों ने पुत्रियों का विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि इस वक्त हमारे पास खाने के लिए या अनाज के लिए पैसे नहीं है, और आपने 5 रुपए का कर लगा दिया है, हम कैसे बहन करेंगे? तो सामंत ने कितना शानदार जवाब दिया। देखिए आप, उन्होंने कहा ऐसा कीजिए, कोई बात नहीं, जब कर देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आधी बेटियों को तो आप बेच दीजिए, और जो बेचने के बाद जो पैसा आए उसको ऐसा करना कि उस पैसे में से 5-5 रुपए कर लगाकर आप अपनी बेटियों का विवाह कर देना। किसी भी बहन बेटी की बात, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई ऐसा सुन सकता है क्या? तो देखिए ये मेवाड़ की मिट्टी के किसान हैं, इनका खून उबला खौलने लगा और इन्होंने कुछ नहीं कहा वहां, तो वहां से वापस आए और अपने बोरी बिस्तर पैक किए और ये जाने लगे। मैंने अभी बताया था आपको कि पूरब यानी उत्तर पूर्व में कोटा बूंदी है और नीचे की तरफ पूरब दक्षिण में ग्वालियर है, तो ये ग्वालियर और कोटा बूंदी की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे ही इस बात का पता कृष्ण सिंह को चलता है तो कृष्ण सिंह यहाँ आता है और इनसे क्षमा प्रार्थना करता है कि मैंने गलत बोल दिया, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जब यहाँ ये क्षमा प्रार्थी करता है तो इस कर को क्या कर दिया? समाप्त। जब इस कर को समाप्त कर दिया तो किसान वापस आ गए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कम कर दिया। लेकिन अपन बात कर रहे हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी में ऐसा कहा गया है कि इस कर को समाप्त ना करके इस कर को आधा यानी 50% कर दिया, और प्लस में जो लागतें या लगान थी उनमें भी रियायतें दी। लगान में क्या दी? रियायतें। क्या दी? रियायतें, यानी कि कंसेशन दिया
कि आप कोई बात नहीं, इतना कर नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं दीजिए, मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी बराबर हो गई, मैं गलती में ऐसा बोल गया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और तब इन किसानों को यहाँ वापस लेके आता है 1905 में, और वापस से क्या करने लगता है, यहाँ लगानों की रियायतें हो जाती है। अब किसानों की ये पहली जीत है। किसकी पहली जीत है? किसानों की। नमस्कार, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एस ट्यूटर के साथ बने रहिए।